हेलो नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 82 को। तो जितने भी मॉडल पेपर अब तक बनाए गए हैं सबके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है, काफी दिनों से प्ले स्टोर पर, तो अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा ऐप है, बहुत कम जगह लेगा, लेकिन ये फुल ऑफ द नॉलेज है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 10 रोजा नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? पत्रिका का नाम क्या है? 10 रोजा। तो एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट हु स्टार्टेड 10 रोजा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, 2 न्यूज़पेपर और हैं जो कि बाल गंगाधर तिलक ने ही मतलब पब्लिश किए थे और उनके नाम क्या है? एक तो मराठा है। अच्छा, मराठा किस भाषा में था? मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में छपता था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था केसरी। ठीक है, केसरी किस भाषा में था? केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी भाषा में था। तो ये 3 बात याद रखिएगा, मराठा और केसरी न्यूज़पेपर और इसी के साथ 10 रोजा नामक मैगजीन, ये बाल गंगाधर तिलक ने इसका जो संपादन किया था, प्रकाशन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जब थे महात्मा गांधी तो उस समय उन्होंने एक समाचार पत्र वहां पर प्रकाशित किया था। तो इसका सही जवाब होगा क्या? द इंडियन ओपिनियन, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अब रेस्ट ऑफ द जो ऑप्शंस है उसको भी देख लेते हैं, नेशनल हेराल्ड, लीडर और पायनियर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, द इंडियन ओपिनियन ये वो अखबार था, वो समाचार पत्र था जिसे महात्मा गांधी जब रहते थे दक्षिण अफ्रीका में तो उन्होंने वहां से प्रकाशित किया था। और महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो काफी अच्छी किताब है, इसको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको मिल जाएगी किताब, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता दें कि महात्मा गांधी के 2 अखबार थे जिनका नाम था हरिजन और यंग इंडिया। तो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है ये 1938 में पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, उस समय आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए नेशनल हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और लीडर ये जो न्यूज़पेपर था ये अंग्रेजी में छपता था और इसका जो प्रकाशन किया था, संपादन किया था, वो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, अब यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की बात आई है तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट जो कि हुआ था 1932 में और इसे जो है गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जो बड़ी बात है, जो नोटिसेबल बात है वो क्या है कि इस पैक्ट पर, ठीक है, तो इस पैक्ट को क्या, इस पैक्ट को कहते क्या है? गांधी अंबेडकर पैक्ट। लेकिन इस पैक्ट पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, तो हस्ताक्षर किसके हैं? तो इस पैक्ट पर हस्ताक्षर हैं मदन मोहन मालवीय जी के और बी.आर. अम्बेडकर जी के। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जी और बी.आर. अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे पूना पैक्ट 1932 में। तो ये बात काफी दिलचस्प है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ये अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, सही जवाब क्या होगा? तो सही नाम है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये है सिकंदर लोधी जिन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। ठीक है, और मृत्यु हुई थी इसकी कब? 21 नवंबर 1517 में। लोधी वंश का दूसरा शासक। ठीक है, अपने पिता बहलूल खान लोधी की मृत्यु जुलाई 17 1489 के उपरांत ये सुल्तान बना। इसके सुल्तान बनने में बड़ी कठिनाई का मुख्य कारण क्या था? इसका बड़ा भाई जिसका नाम था बरबक शाह जो तब जौनपुर का राज्यपाल था, उसने भी इस गद्दी पर अपने पिता के सिकंदर के नामांकन के बावजूद दावा किया था। लेकिन सिकंदर ने एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भेजा था वहां पर और मामला जो था उसको सुलझा लिया था और एक बड़ा खून खराबा टल गया था। ठीक है, तो सिकंदर लोधी। और इसी के साथ याद रखिएगा कि एक मेजरमेंट के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है जिसको कहते हैं गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और लोधी वंश के बारे में जान लीजिए। लोधी वंश भारत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। ठीक है,
तो इतने पॉइंट्स हमें मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। आगे बढ़ते हैं। कौन से शासक ने बौद्ध मत का विस्तार करने में योगदान नहीं किया था? बौद्ध मत का विस्तार करने में योगदान नहीं किया था? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग ने? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी यानी कि पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ के सेनापति थे, ठीक है। बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था और बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। सड़के आजम, ठीक है, सड़के आजम इसका एक नाम है यहाँ पर उत्तर पथ। तो ये भी आप याद रखना, कहीं कहीं पर उत्तर पथ ही पूछा जाता है और कहीं कहीं पर इसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। तो सड़के आजम जो कि पश्चिम बंगाल से पेशावर तक जाती है, तो ये सड़क किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, सही जवाब इसका शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। अब एक क्वेश्चन और भी कभी कभी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार में कहाँ पर? सासाराम में। और ये शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और सही जवाब इस पर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो वीमेन एजुकेशन के लिए भी ज्योतिबा फुले काफी जाने जाते हैं। और यहाँ पर एक विकल्प में है पंडिता रमाबाई, पंडित नहीं पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई जो है वो फीमेल एजुकेशन और सोसाइटी के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभिलेखिक साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? अंग, बंग, कलिंग या फिर मगध? तो सही जवाब क्या होगा? देखिए जो नहर खोदी गई थी वो कलिंग में खोदी गई थी, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण भी किया था और उसको जीता भी था। उसके बाद अशोक ने जीवन भर हथियार न उठाने, युद्ध न करने की शपथ भी खाई थी, तो इसलिए कलिंग को काफी जाना जाता है। तो उसके पहले की बात है ये, नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? कलिंग में, ठीक है। अब नंद राजवंश का जो समय था वो कब से कब तक था? 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक। और ये राजा कौन था जिसने मतलब जिसके आदेश पर कलिंग में नहर खोदी गई थी? तो ये घनानंद, घनानंद का जो पिता था उसका नाम क्या था? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद ने कलिंग में नहर खुदवाने के बारे में कहा था और खुदवाई थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद के कलिंग विजय की सूचना मिलती है और इसी अभिलेख के अनुसार कलिंग में एक नहर निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। तो ये जो अभिलेख है वो कौन सा है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। और अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? अनवारे सुहेली। तो अनवारे सुहेली ये जो है फारसी में अनुवाद है किसका? पंचतंत्र का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। अच्छा, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र लिखा है विष्णुगुप्त ने, ठीक है। वो चाणक्य विष्णुगुप्त नहीं, ये दूसरे विष्णुगुप्त थे जिन्होंने लिखा था पंचतंत्र, ठीक है। तो अनवारे सुहेली के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनवारे सुहेली क्या है? ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र एक नैतिक कहानियों का संग्रह है, ठीक है, और उसमें जीवन के लिए जो उपयोगी कहानियां हैं वो संकलित की गई हैं। बच्चे इसको काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। और इसका जो अनुवाद था, पंचतंत्र का जो अनुवाद था वो अकबर के शासनकाल में, अकबर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, अनपढ़ व्यक्ति था, ठीक है। तो उसके शासनकाल में 1556 से लेकर 1605 तक ये शासनकाल अकबर का है। तो अबुल फजल ने करवाया था इसका ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद अनवारे सुहेली का। और पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसको नाम दिया गया था अनवारे सुहेली, ठीक है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम क्या रखा था? रज़्मनामा, ठीक है। और रामायण का भी अनुवाद हुआ था फारसी में। बदायूनी और अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान या फिर उबेक खान? सही जवाब बनेगा यहाँ पर गाजी मलिक, ठीक है। तो गाजी मलिक ये 8 सितंबर 1320 को
गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा था, और दिल्ली का यह पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम में क्या जोड़ा था, गाजी। गयासुद्दीन तुगलक शाह, लास्ट में गाजी जोड़ा था उसने भी नाम में। गाजी का क्या मतलब होता है, काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। ठीक है, तो ये एलोरा की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के आसपास, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये गुफा बनवाई थी किसने, राष्ट्रकूटों ने। और यहाँ पर 3 मंदिरों के समूह आपको मिलेंगे, जिसमें से एक समूह बौद्ध धर्म, दूसरा ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म, और तीसरा जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर जो सारे मंदिर है वो 4वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में बने हैं। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, गंगा, सिंधु, सरस्वती या फिर अन्य। तो हो सकता है कि आपको गंगा सही लग रहा हो उत्तर, लेकिन ये जवाब गलत हो जाएगा। गंगा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में केवल एक बार आता है। ठीक है, और सबसे जो है अधिक बार जो वर्णन हुआ है वो किसका हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का, 25 नदियों का। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है, सिंधु नदी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री बने थे भारत के, तो उनकी नियुक्ति किसने की थी, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो उस समय तो राष्ट्रपति होते नहीं थे, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सम्राट, महात्मा गांधी या फिर वायसराय। तो सही जवाब है उस समय जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। अच्छा, उस समय मतलब कौन थे गवर्नर जनरल? तो आपको पता होगा कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये बात आप याद रखना। और 1935 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के पद को बाद में गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था। अतः पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी, गवर्नर जनरल ने की थी। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी से काफी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लुई फिशर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लुई फिशर। और एक और भी पत्रकार है, उनका नाम क्या है? वेब मिलर। वेब मिलर जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूरे समय गांधी जी के साथ थे। अच्छा बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? बहुत ही आसान, बताइए। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जिसके मतलब कि जब वो गवर्नर था, जिसके समय में ही बंग भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1899 में से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का समय रहा। और ये जो था कांग्रेस की नीतियों से काफी शुद्ध था, और इसी वजह से ये बात उसने कही थी कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1905 में। तो असम जो था वो बंगाल से 1874 में ही अलग हो चुका था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था क्या? 1905 में। और ये जो था ये भारतीय राष्ट्रवाद पर सबसे करारा आघात था और एक प्रचंड प्रहार इसे माना जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी मानी जाती थी। इसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। ठीक है, लेकिन असम जो था वो 1874 में ही अलग हो गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। ठीक है, असम जो था ये बंगाल से कब अलग हो गया था? 1874 में ही अलग हो चुका था। यानी कि बंग भंग के समय जो था असम ये बंगाल का हिस्सा नहीं था। अब कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने वंदे मातरम का गान कलकत्ता अधिवेशन 1896 में स्वयं किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या बताइए, क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी? नहीं, ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। और अबुल कलाम आजाद
रफी अहमद किदवई या फिर एम.ए. अंसारी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1887 में उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी जो कि यहाँ पर है ही नहीं है, ठीक है, तो विकल्प में नहीं है, तो सही जवाब इसका होगा मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन जो कि हुआ था 1896 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और अध्यक्षता के दौरान ही उन्होंने जो वंदे मातरम है उसको स्वयं गाया था उन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हैं, आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।